वेलकम प्यारे बच्चों। बेटा आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को माइंड मैप के जरिए रिवाइज करने चल रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कि पीरियोडिक मोशन का एक पर्टिकुलर केस है, पीरियोडिक मोशन जिसमें पार्टिकल एक निश्चित समय पर अपने एक साइकिल को कंप्लीट करे। पीरियोडिक मोशन का एक पर्टिकुलर केस होता है वाइब्रेटरी मोशन, जिसमें पार्टिकल टू फ्रो मूव कर रहा हो, और उसका एक पर्टिकुलर केस होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेट्स बिगिन। सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा वो अपने कुछ रूल्स फॉलो करता है। रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए, यानी वो एक्स के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए विद माइनस साइन। माइनस साइन उसके रिस्टोरिंग नेचर को बताता है, यानी अगर एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स निगेटिव होगी, जैसे स्प्रिंग की फोर्स होती है हमेशा मेन पोजीशन की तरफ। उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो स्मॉल होना चाहिए। इसका मतलब जो मेन पोजीशन से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो वो कम होना चाहिए। अगर इस तरह से बेटा हम किसी इक्वेशन को लिखते हैं तो इसका मतलब होगा कि ये पार्टिकल एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन 2 पर है, यानी x इक्वल टू 2 के अराउंड ये मूव कर रहा है। ये इसका एम्पलीट्यूड बताता है, और बाकी ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इससे आप 2 पाई f करके फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो और 2 पाई बाई टी करके टाइम पीरियड निकाल सकते हो। तो मेन पोजीशन और ये एम्पलीट्यूड। बच्चों ये एसएचएम की एक बेसिक इक्वेशन अगर हम लोगों ने लिखा तो x इक्वल टू 0 यानी मेन पोजीशन से a/2 जाने में t/12 का समय लगेगा। ये कैसे निकला? x की वैल्यू यहाँ पर आप a/2 पुट करोगे, a से a काटोगे, उसके बाद साइन ओमेगा टी आपको 1/2 मिला होगा। वो 1/2 साइन थीटा कब देता है? 30 डिग्री पर देता है पहली बार। तो जब आप वो वैल्यू पुट करोगे π/6 तो आपको ये टाइम मिलता है। बेटा माइंड मैप का उद्देश्य ये है कि हम लोग फास्ट रिवीजन करें। पर्पस ये है कि उस पूरे चैप्टर को हम लोग जल्दी से जल्दी कम टाइम में कंप्लीट करें। माइंड मैप का यही उद्देश्य है, तो हम लोग टू द पॉइंट रहेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये बेसिक इक्वेशन होती है बेटा। इसमें हम लोगों ने फेस कांस्टेंट को 0 ले लिया था। अगर हम फेस कांस्टेंट को लें, फेस कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर किस पोजीशन पर था। कोई जरूरी नहीं है कि पार्टिकल मेन पोजीशन पर ही हो। जैसे यहाँ फाइव इक्वल टू 0 लिया आपने तो ये इक्वेशन बनी, यानी पार्टिकल मेन पोजीशन पे था। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, अगर वो π/3 है, π/6 है, 90 डिग्री एटसेट्रा, तो पार्टिकल उसी के अकॉर्डिंग आगे पीछे कहीं भी हो सकता है t इक्वल टू 0 पर। इसको डिफरेंशिएट किया आपने तो वेलोसिटी की इक्वेशन आई, और फिर उसको डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आई। बेटा यहीं से आप ये निष्कर्ष निकालते हो कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का एंगल, या कह लो फेज डिफरेंस, 90 डिग्री। वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बीच का फेज डिफरेंस भी 90 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच का फेज डिफरेंस 180 डिग्री। बेटा यहाँ से जब आप a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को उठा के x रख दोगे तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल जाती है आपको, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ज़्यादातर जो लीनियर एसएचएम के क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप यही इक्वेशन बनाते हो, और वहाँ से फिर ओमेगा निकाल के आप टाइम पीरियड को निकालते हो। आप बेटा यहीं से जब फॉर्मूला पुट करते हो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है v इक्वल टू ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला बता देता है आपको कि x की अलग अलग लोकेशन पर, यानी पार्टिकल की अलग अलग लोकेशन पर वेलोसिटी क्या होगी। अब ये प्लस माइनस दोनों हो सकती है, पॉजिटिव x में जा रहा है तो प्लस, लौट रहा है तो माइनस। ये बेटा यहीं से आया है। आप यहाँ से ये भी देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड है, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा है, और इसी तरह एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू माइनस a ओमेगा स्क्वायर है। बेटा इस फॉर्मूले पर, यानी वेलोसिटी वाले फॉर्मूले पर जब आप x इक्वल टू 0 बैठाते हो तो आपको v इक्वल टू a ओमेगा मिला। यानी आपको ये पता चला कि पार्टिकल जब मेन पोजीशन से गुजर रहा होता है उस समय उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और इसीलिए इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है। बेटा कहाँ पे? मेन पोजीशन पे। जब पार्टिकल अपने एम्पलीट्यूड पोजीशन पे होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, तो वहाँ उसकी वेलोसिटी 0 होती है। यही रीज़न है एम्पलीट्यूड पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, 0 होती है, वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। बेटा जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो जैसे v और x को लेकर के, तो वो एलिप्टिकल नेचर का होता है। कैसे? आप x स्क्वायर बाई a स्क्वायर कर दो तो यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव आया होगा। v स्क्वायर बाई a ओमेगा का होल स्क्वायर कर दो तो इधर कॉस स्क्वायर का टर्म आएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी आप इसको जब सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी ये एलिप्स की इक्वेशन है। बेटा इसी तरह से जब आप वेलोसिटी एक्सेलरेशन को बनाते हो तो यहाँ भी तो वही रिलेशन दिख रही है। यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। यानी ये इक्वेशन बन जाएगी v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय कैपिटल A स्क्वायर ओमेगा पावर 4 इक्वल टू 1। इसका मतलब बेटा अगर आप x और v का ग्राफ बनाओ तो भी वो एलिप्टिकल होगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाओ तो भी वो एलिप्टिकल होगा। ठीक, एक पर्टिकुलर केस अगर हम ओमेगा की वैल्यू 1 ले लें तो ये सर्कुलर हो जाएगा। बेटा सर्किल इज ए पार्ट ऑफ एलिप्स।
जब आप उसके दोनों साइड्स को बराबर कर देते हो तो वो एल सर्किल बन जाता है। तो इसकी एक पर्टिकुलर केस अगर ओमेगा को आप 1 ले लोगे तो सर्किल हो जाएगा। ए और एक्स को जोड़ने वाली रिलेशन बेटा आप देखोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर का टर्म है, मतलब नेगेटिव स्लोप के साथ है, मतलब ए और एक्स को जोड़ने वाला जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। बेटा हम लोग चूंकि फास्ट चल रहे हैं, पर्पस अपना जल्दी टॉपिक को रिवाइज करने का है। इसी तरह से हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स को रिवाइज करते चल रहे हैं। तो बेटा आप लोग चैनल के साथ बने हुए रहो, उसे सब्सक्राइब करके रखो। इसी तरह से बहुत सारे चैप्टर्स हम लोग लोड करते जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी बेटा मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है, किसी जनरल इंस्टेंट पे कहें तो हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी हाफ ka स्क्वायर होगी एक्सट्रीम पोजीशन पर, लेकिन जनरल पोजीशन पे कहें तो हाफ kx स्क्वायर। दोनों का टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये कांस्टेंट रहेगी हाफ k स्क्वायर के बराबर। यानी बात बेटा करीब करीब वही आ गई कि जैसे आप किसी बॉल को जब नीचे से ऊपर उछालते हो तो जमीन पर उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, लेकिन उसकी मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। आप किसी भी पॉइंट पर जोड़ लो तो ये दोनों का जो टोटल होगा वो कांस्टेंट आएगा। जब आप इस बात को बेटा ग्राफ में दिखा रहे हो तो ये ग्राफ दिखा रहा है काइनेटिक एनर्जी को कि ये एक्स एक्सिस हो गई, ये पॉजिटिव है निगेटिव है। तो x इक्वल टू 0 पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है मीन पोजीशन, और ये कौन सी पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, एम्पलीट्यूड पोजीशन, वहां पर काइनेटिक एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बेटा ये वाला है। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बिल्कुल उल्टा है कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है और एम्पलीट्यूड पोजीशन पर वो मैक्सिमम है। दोनों का जोड़ अगर आप कर दो तो वो हमेशा कांस्टेंट मेंटेन है मैकेनिकल एनर्जी, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा, इस कंसेप्ट पर कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि अगर ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड t है और उसकी फ्रीक्वेंसी f है तो आप बताओ काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का एटसेट्रा क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड अगर t और फ्रीक्वेंसी f, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का t/2, कारण जितनी देर में पार्टिकल ने अपना एक साइकिल कंप्लीट किया उतनी देर में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जीज इन्होंने अपने 2 साइकिल्स कंप्लीट कर लिए, और 2 साइकिल कंप्लीट करने के कारण टाइम पीरियड हो गया हाफ और फ्रीक्वेंसी हो गई डबल। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, 0 मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, यानी जितनी देर में पार्टिकल ने अपना एक साइकिल कंप्लीट किया उतनी देर में काइनेटिक एनर्जी ने 2 साइकिल कंप्लीट किए। वही हाल पोटेंशियल एनर्जी का भी है। तो इसका मतलब टाइम पीरियड हो गया हाफ और जो फ्रीक्वेंसी हो गई डबल। मैकेनिकल एनर्जी बेटा उसमें तो कोई चेंज ही नहीं होता, वो तो कांस्टेंट है। तो अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो उसमें कोई वेरिएशन ही नहीं है, तो इसका मतलब बेटा उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट दैट इज 0। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज हो ही नहीं रहा तो 1 सेकंड में कितने साइकिल, 0 साइकिल। तो अगर ये 0 है तो 1/0 इनफाइनाइट। तो मैकेनिकल एनर्जी का टाइम पीरियड इनफाइनाइट और उसकी फ्रीक्वेंसी 0। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, किसी स्प्रिंग के साथ ब्लॉक जुड़ा हुआ हो तो बेटा उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m/k। अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो आप क्या करोगे 1/t कर दोगे। ये बेटा कब की बात है, जब मास ऑफ स्प्रिंग 0 हो। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको मास ऑफ स्प्रिंग 0 ही मिलेगा, लेकिन इन केस अगर कभी किसी एक क्वेश्चन में एग्जामिनर मास ऑफ स्प्रिंग को दे दे तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे 2π√m प्लस मास ऑफ स्प्रिंग बाय 3/k। बेटा ये कम्युनिटी बॉक्स में भी ये पूरा इसकी फोटोग्राफ आपके उसमें लोड है, आप वहाँ से भी ले सकते हो, और आप टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये मिल जाएगा। इसी तरह से जितने भी हम लोग माइंड मैप्स को डिस्कस करेंगे वो उसमें जाता रहेगा। प्लस बेटा आप लोग जो फिजिक्स मूनशॉट का जो ऐप है उसको भी डाउनलोड करके रखो, उसमें भी बहुत सारी एक्टिविटीज़, डेली क्वेश्चंस उसमें जाते हैं चैट बॉक्स में, उनका सॉल्यूशन जाता है, उसमें आप अपने पर्सनल डाउट्स पूछ सकते हो, उसमें पूरी फिजिक्स के टेस्ट हैं, आप उन टेस्ट को दे करके उनका प्रॉपर सॉल्यूशन देख सकते हो, अपना मैच कर सकते हो, कहाँ तक आप उसमें मैच कर रहे हो, कहाँ तक आप इसमें स्कोर कर रहे हो। प्लस उन क्वेश्चंस में अगर कहीं कोई डाउट है तो उसको आप चैट में उसमें फ्रीली पूछ सकते हो। तो फिजिक्स मूनशॉट का जो ऐप है बेटा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी है, तो उसको भी आप ज्वाइन करके रखो, और इस चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखो ही। बेटा अगर एग्जामिनर आपसे ये कह दे कि कई स्प्रिंग्स लग रहे हैं तो आप क्या करना, के की जगह पर के इक्विवेलेंट ले लेना। स्प्रिंग के जुड़ने का तरीका बेटा बिल्कुल वैसा होता है जैसे कैपेसिटर जुड़ते हैं, यानी अगर कैपेसिटर जब सीरीज में होते हैं तो 1 होकर जुड़ते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2, और अगर पैरेलल में होते हैं तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो बिल्कुल स्प्रिंग का जुड़ने का तरीका कैपेसिटर के जैसा होता है, रेजिस्टेंस के जुड़ने का तरीका इंडक्टर्स के जरिए होता है जैसा होता है। तो अगर एग्जामिनर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग दे दे तो क्या करना, यहां पर जो के है उसकी जगह बेटा क्या ले लोगे, के इक्विवेलेंट।
अगर आप दो मासेस को ऐसे M1 M2 को लगा के किसी बीच में स्प्रिंग के साथ तब इसको ऑक्सीलेट कराओ, बेटा ये फिगर कुछ ऐसे हो गई कि दो मासेस हैं और इनको आपने ऐसे करके छोड़ दिया, तो ये ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट कर रहे हैं अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो इनका टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप जो उसका रिड्यूस मास निकाल लेना। रिड्यूस मास क्या होता है, M1 M2 बाई M1 प्लस M2, और उसके बाद आप ये मान लेना कि एक अकेला मास रिड्यूस मास के बराबर वो किसी दीवार के साथ लगा हुआ है, जैसे आपने यहाँ निकाला था वैसे उसका टाइम पीरियड निकाल लेना। चलो अब आ जाते हैं बेटा इधर सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम यानी किसी धागे से किसी पत्थर को किसी बॉल को बांध करके आप ऐसे ऑक्सीलेट करा रहे हो। बेटा इसमें यह माना जाता है कि जो धागे का मास है या धागे का जो रेडियस है, मास नहीं रेडियस, वो एकदम नेग्लिजिबल है, ये मान के सारी इक्वेशन बनाई जाती हैं। अगर एग्जामिनर आपसे ये कह दे कि नहीं आप वो रेडियस भी लोगे तो आप फिर सेंटर से लेना, आप उस डिस्टेंस को भी ले लेना, ठीक है बेटा, क्योंकि हम लोग माइंड मैप की बात कर रहे हैं, तो अगर बहुत छोटी छोटी बातों को भी लिखेंगे तब तो फिर उसमें और नोट्स में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। माइंड मैप का पर्पज़ ही है कि आप कम टाइम में ज़्यादा काम करें। तो बेटा जो बाकी बेसिक पॉइंट्स अगर आपको नहीं पता हो तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग लिखते जाना, ठीक है। अगर सर्कल दिया है, अगर कोई स्फेयर दिया है तो उसके सेंटर से दूरी ले लेना, तब ये एल हो जाएगा, एल प्लस आर, व्हाट इज आर, रेडियस ऑफ स्फेयर। तो ये हो जाएगा बेटा 2 पाई रूट एल बाई जी। इसमें भी अगर एग्जामिनर आपसे ये कह दे कि भाई आपने एक लिफ्ट लिया और लिफ्ट के अंदर किसी सिंपल पेंडुलम को ऑक्सीलेट करा रहे हो, तो बेटा उसमें क्या करना, आप जी की जगह जी इफेक्टिव ले लेना। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी लिफ्ट के अंदर सिंपल पेंडुलम को ऑक्सीलेट कराया तो बेटा क्या हो जाएगा, टी ऊपर, एम जी नीचे, एम ए भी नीचे, ठीक, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो स्यूडो फोर्स नीचे, तो जो जी इफेक्टिव है बेटा वो हो जाएगा एम जी प्लस एम ए बाय एम, या कह लो जी प्लस ए। तो क्या करना, अगर कोई क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन ऑफ एक्सटर्नल सिस्टम दे दिया जाए तो आप इस जी को जी इफेक्टिव से चेंज कर देना, ठीक है। जैसे इंक्लाइन प्लेन पर चल रहे हो तो जी कॉस थीटा ले लेना। बेटा इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि आपने कोई लिक्विड लिया और उसके अंदर आप उसको ऑक्सीलेट करा रहे हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन करा रहे हो पेंडुलम को, तो उसमें क्या होता है, बाइंड फोर्स को और एम को लेकर के तब आप जी की इफेक्टिव वैल्यू ले लेते हो। बेटा इसके लिए आप एक काम और कर सकते हो, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसमें एक है क्विक रिवीजन ऑफ फिजिक्स थ्रू फॉर्मूले, इस नाम से प्लेलिस्ट है। तो उसमें पूरी फिजिक्स के फॉर्मूलों को आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, वो टेलीग्राम चैनल पे फ्रीली, और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, करीब 6 वीडियोस हैं उसमें, 6 वीडियोस में सारे फॉर्मूलों को एक्सप्लेन किया गया है। तो बेटा आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो, प्लेलिस्ट है क्विक रिवीजन ऑफ फिजिक्स थ्रू फॉर्मूले। बेटा सिंपल पेंडुलम का एक ये पर्टिकुलर केस बनता है, ये बहुत रेयर यूज होता है, लेकिन है एक केस ये भी है जिसमें कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल हो। कंपेरेबल का मतलब ये है बेटा कि ना लेंथ इतना ज़्यादा है कि रेडियस ऑफ अर्थ को आप इग्नोर करो, ना रेडियस ऑफ अर्थ इतना ज़्यादा है कि उसके सामने लेंथ इग्नोर हो। तो ये फॉर्मूला आप कब चलाते हो, जब सिंपल पेंडुलम की लंबाई, सिंपल पेंडुलम की लंबाई वो रेडियस ऑफ अर्थ के क्या हो, कंपेरेबल हो। अब बेटा इसी में एक केस बनता है, अगर लेंथ बहुत छोटा हुआ, या छोटे की केस की बात नहीं, बड़े की करते हैं, अगर लेंथ आर ई के बराबर हो जाए तो ये रूट आर ई बाई 2g का टर्म आता है, और अगर लेंथ इतना ज़्यादा हो जाए कि उसके आगे रेडियस ऑफ अर्थ यानी 6400 किलोमीटर वो नेग्लिजिबल हो जाए तो आप इस टर्म को हटा दोगे। जब ये टर्म हटेगा तो ये होगा 2 पाई रूट आर ई बाई जी। बेटा ये इनफाइनाइट पेंडुलम का टाइम पीरियड कहलाता है, लगभग 84.6 मिनट्स के आसपास का टाइम आता है। यानी ये वो टाइम भी है जिस पर कि अगर अर्थ रोटेट करने लग जाए तो जो इक्वेटर्स पर पार्टिकल हैं वो वेटलेसनेस फील करेंगे, ये वो टाइम भी है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसका इस्तेमाल तब करना है जब लेंथ कंपेरेबल दिया गया हो रेडियस ऑफ अर्थ के। बेटा फिजिकल पेंडुलम में क्या है कि जैसे कोई रॉड हो गई, कोई डिस्क हो गया, कोई स्फेयर हो गया, सिलेंडर हो गया, कुछ भी, मतलब सिंपल पेंडुलम और फिजिकल पेंडुलम में डिफरेंस किस बात का है, वहाँ पे वो धागे के साथ एक बॉल लटकी हुई है, धागे का कोई मास नहीं है, जो मास है बॉल का ही है, लेकिन इसमें क्या है, पूरी रॉड, अब मास पूरे पे ही है, आप ये नहीं कह सकते कि कहाँ है और कहाँ नहीं, पूरे पे ही है, तो ये आप इसको ऐसे ऑक्सीलेट करा रहे हो। तो इसमें क्या करते हो बेटा, फॉर्मूला 2 पाई रूट आई अपॉन एम जी डी। आई क्या है, जिस एक्सिस के अबाउट उसका रोटेशन हो रहा होगा या ऑक्सीलेशन हो रहा होगा, वहाँ पे उसके अबाउट उसका टाइम पीरियड या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे आप इसी ऐसे निकाल रहे हो, तो जैसे रॉड है तो एंड के अबाउट, यानी आप आई ले लोगे क्या, ml²/3। एम और जी तो अंडरस्टूड है। डी क्या होता है, सेंटर ऑफ मास से दूरी, मतलब अगर ये रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आप ले लोगे तो वहाँ से उसकी दूरी, ये हो जाएगी डी की वैल्यू।
तो व्हाट इज डी, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक। और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बेटा किस पॉइंट के अबाउट है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसी के अबाउट। टॉर्सनल पेंडुलम कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन बनते हैं, ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था, इसमें आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है, सी होता है टॉर्सनल कांस्टेंट। यानी आप जैसे किसी रस्सी को ले लो या किसी वायर को ले लो और उसको ऐसे करके उमेड़ दो, ऊपर से पकड़ के रखो और इसको ऐसे उमेड़ दो, तो ये थोड़ा ऐसे ट्विस्ट हो जाएगा और ये छूटेगा तो ये ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करेगा। दिस इज कॉल्ड टॉर्सनल पेंडुलम। बच्चों सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल कहता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ एसएचएम, कि अगर एक समय पर एक साथ एक से ज़्यादा एसएचएम किसी बॉडी पर आ जाए, किसी पार्टिकल पर आ जाए, तो उस पार्टिकल का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो उनके इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स का वेक्टर सम होता है। वेक्टर सम मतलब अगर आप ये कह सकते हो कि आपके पास दो एसएचएम्स आ गए, एक 3 सेंटीमीटर का है, एक 4 सेंटीमीटर का, और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस मान लो 90 डिग्री है, एक्स एक्सिस पर ही है दोनों, तो आप कहोगे उनका रिजल्टेंट हो जाएगा √3² + 4² दैट इज 5। तो ये है बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यही प्रिंसिपल वेव्स में भी काम करता है। अगर दो परपेंडिकुलर एसएचएम्स हैं, एक एक्स एक्सिस पर हो रहा है और एक वाई एक्सिस पर हो रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक एक्स एक्सिस पर और दूसरा वाई एक्सिस पर, तो उसमें कई बार एग्जामिनर ने पूछा है कि जो पार्टिकल है उसका पाथ कैसा होता है। तो यदि परपेंडिकुलर एसएचएम है, एक्स और वाई एक्सिस पर हैं, और उनके बीच का फेज डिफरेंस 0 हो या 180 डिग्री हो, तो बेटा ऐसी कंडीशन में वो स्ट्रेट लाइन पे चलता है पार्टिकल। अगर π/4 या 3π/4 हो तो एलिप्टिकल पाथ पे चलता है। अगर π/2 या 3π/2 हो तो बेटा किस पे चलता है, वो सर्किल पे चलता है, ठीक है। ये जो कंसेप्ट्स हैं, जो फॉर्मूले हैं, इसका ये ध्यान रखना। डैम्पिंग बेटा ये कभी कभार पूछ लिया गया है, ये तब आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे जब एग्जामिनर आपसे ये कह दे कि डैम्पिंग को भी कंसीडर करना है, मतलब जो एनर्जी है उसका लॉस भी कंसीडर करना है। तो K और M तो आप समझ ही रहे हो, B को कहते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। ये फॉर्मूला तब चलता है जब डैम्पिंग को कंसीडर करना पड़े। और बेटा उस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं कि अगर 10 मिनट में एम्पलीट्यूड हाफ हो गया तो अगले 10 मिनट में बताओ, तो बेटा उन क्वेश्चंस में क्या करना कि टिपिकल जो रेडियो एक्टिविटी वाला कंसेप्ट होता है ना, कि इतनी देर में हाफ हुआ तो अगली उतनी देर में उसका हाफ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एम्पलीट्यूड एग्जामिनर आपसे ये बोले कि 10 मिनट में एम्पलीट्यूड हाफ हो गया, तो आप बताइए अगले 10 मिनट में वो कितना रह जाएगा। तो 10 मिनट में वो A/2 का हाफ हो जाएगा, यानी वो A/4 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये फटाफट रिवाइज किया हम लोगों ने। बेटा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ तुम्हारे लिए कितना हेल्पफुल है, अगला लेक्चर तुम्हें किस टॉपिक पे चाहिए। कोशिश करेंगे हम लोग पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज कर लें, जो कि स्कोरिंग है, जो कि एग्जाम्स में आने ही आने हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप ये लिख करके बताओ इससे आपको क्या हेल्प मिली, और दूसरा आपको कौन सा चैप्टर पहले चाहिए, ठीक है। कीप स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू।